केदारनाथ यात्रा एक यात्रा जो अपने आप में तपस्या है महादेव के समीप जाने की। इस पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए महादेव के सभी भक्त पहुंचते हैं श्री केदारनाथ धाम तक। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे इस साल 2025 में आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और किन बातों का आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार ज़रूर से कहिएगा, हर हर महादेव, जय श्री केदार। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। इसी के साथ वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा 2025। जी हाँ, इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे किस तरीके से आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं और किन बातों का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए केदारनाथ यात्रा के दौरान। केदारनाथ यात्रा को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। क्या बेस्ट डे के ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, कैसे आप लोग केदारनाथ धाम तक ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं। तो ये सारी ही बातें मैं आप सभी से शेयर करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान नहीं भी कर रहे हो, फिर भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको केदारनाथ धाम का, केदारनाथ वैली का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंच केदार में से भी एक है केदारनाथ धाम, जहां पे बैल रूपी शिव जी की पीठ के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश से। जी हाँ, अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। यहीं से आगे का सफर शुरू होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। देखिए, केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए आप लोगों को उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुंचना होता है। जी हाँ, सोनप्रयाग ही वो जगह है जिसके आगे कोई भी बसेस या आपकी गाड़ी नहीं जाती है। सोनप्रयाग के आगे 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक का सफर आप लोगों को वहां की लोकल शेयरिंग टैक्सीज में कवर करना होता है, जिनका फेयर रहता है ऑलमोस्ट 50 रुपीज टू 100 रुपीज पर पर्सन। देन गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग शुरू होती है। ट्रैकिंग डिटेल्स मैं आप सभी से आगे वीडियो में शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं कि सोनप्रयाग तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है, तो आप लोगों को सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। देन हरिद्वार ऋषिकेश से आप लोग सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। देखिए, हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक ट्रैवल करने के लिए आप लोग वहां की लोकल बसेस का यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलती है। जी, मैं आपको बता दूं, इन बसेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग ही ये बसेस देखने को मिलती हैं, जिनका फेयर रहता है ऑलमोस्ट 500 टू 700 रुपीज अराउंड पर पर्सन। हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही जगह से आप लोग सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, तो आप लोग हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही जगह से, जहां से भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से आप लोग रुद्रप्रयाग पहुंच जाइए, क्योंकि रुद्रप्रयाग की बहुत सारी बसेस आपको देखने को मिल जाएंगी। देन रुद्रप्रयाग से आप लोग शेयरिंग टैक्सीज से या फिर वहां से भी आपको बसेस मिल जाती है, सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी दूसरे शहर से बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले देहरादून पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है। देन देहरादून से आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश आके अपनी आगे यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो हरिद्वार ऋषिकेश से प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिनका फेयर 10,000 से 12,000 अराउंड रहता है। अब बात करते हैं अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज दिल्ली से अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली से डायरेक्ट सोनप्रयाग तक का डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स का। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई साहब रोड कंडीशन बहुत शानदार आपको थ्रू आउट दी जर्नी देखने को मिलती है, क्योंकि इस पूरे ही रूट में 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के अंडर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। आफ्टर 2013 स्पेशली, जब वो डिजास्टर हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा काम इस पूरे हाईवे के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें अगर रूट की, तो दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के
मेरठ मुजफ्फरनगर को होते हुए देन उत्तराखंड के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे सबसे पवित्र संगम, सबसे महासंगम आपको इस रास्ते के दौरान देखने को मिलता है, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से शुरुआत होती है माँ गंगा की। तो आप लोग जब भी इस यात्रा पर जाए तो देवप्रयाग पे स्टॉप लेकर जरूर से दर्शन करिएगा। देवप्रयाग से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है धारी देवी मंदिर। जी हाँ, धारी देवी मंदिर ही वो मंदिर है जिनको चार धाम के, उत्तराखंड के चार धाम के प्रोटेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। और ऐसी मान्यता भी है कि 2013 में जब डिजास्टर आया था तो उस समय एक डैम के प्रोजेक्ट के लिए माँ धारी देवी जी की प्रतिमा को वहां से शिफ्ट करने की कोशिश करी गई थी और कहते हैं कि तभी पूरे उत्तराखंड और हर जगह पर वो भयानक त्रासदी हुई थी। तो धारी देवी जी मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है अगस्त्य मुनि। उसके बाद दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, एक बद्रीनाथ धाम के लिए, एक केदारनाथ धाम के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलता है गुप्त काशी, फाटा, सिरसी। गुप्त काशी, फाटा और सिरसी ये वो तीन जगह हैं जहाँ पे आप लोगों को हेलीपैड सर्विस देखने को मिलती है अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कंटिन्यू करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर से आप लोग यात्रा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अभी। तो गुप्त काशी, फाटा, सिरसी को होते हुए आप लोग पहुंचते हैं सीतापुर। सीतापुर सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये सीतापुर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोग पीक सीजन के टाइम पर जा रहे हैं और आप लोगों को सोनप्रयाग में पार्किंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब पार्किंग फुल हो जाती है, तो सीतापुर में भी आप लोग अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। वहां भी आपको बहुत खुला एरिया देखने को मिल जाता है। सीतापुर में भी आपको होटल्स के रहने के, सोनप्रयाग में भी आपको होटल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये तो बात होगी पूरी जर्नी की, कैसे आप लोग सोनप्रयाग तक ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग तक पहुंचने के बाद आप लोग आगे अपनी यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सोनप्रयाग में स्टे करते हैं, देन नेक्स्ट डे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं गौरीकुंड तक की। उसके बाद वहां से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग पहले दिन सोनप्रयाग पहुंचकर सेम डे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, वहां पर स्टे करके नेक्स्ट डे सीधा ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप लोग सोनप्रयाग रुकते हैं, अगर आप लोग गौरीकुंड रुकते हैं, अपने अपने प्लस माइनस है। मैं आप सभी से बताता हूँ। देखिए, गौरीकुंड में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि गौरीकुंड में स्टे करने के लिए फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है और होटल प्राइसेस भी ज़्यादा रहते हैं एंड बहुत ही काम चलाओ होटल आपको गौरीकुंड में देखने को मिलते हैं। सोनप्रयाग में अगर आप लोग स्टे करते हैं तो सोनप्रयाग में सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। आपको हर बजट में होटल देखने को मिलते हैं, खाने पीने की वहाँ पे अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सोनप्रयाग में अगर आप लोग स्टे करते हो तो आप लोग नेक्स्ट डे जब अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं तो मैं आपको कहूँगा कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलेगा, क्योंकि टैक्सी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। इस लाइन से बचने के लिए ही कुछ लोग गौरीकुंड रुकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप लोग गौरीकुंड में वो काम चलाओ होटल्स में स्टे कर सकते हैं तो आप गौरीकुंड चले जाइए, नेक्स्ट डे आपको ईजी पड़ेगा वहाँ से इस तरह ट्रैक करने के लिए। सो गाइज ये तो बात हो गई सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुँचने की। उसके बाद आप लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे और ये ट्रैक मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं 19 किलोमीटर है, कुछ लोग कहते हैं 20 किलोमीटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं फैक्ट्स के साथ ऑलमोस्ट 22 से 23 किलोमीटर का पूरा ये ट्रैक रहता है। क्योंकि पहले ट्रैक कम हुआ करता था 2013 से पहले, लेकिन त्रासदी के बाद से जो रास्ता डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, खत्म ही हो गया था बेसिकली, फिर नया रास्ता बनाया गया था, जिस वजह से ये पूरी ट्रैकिंग का रास्ता ऑलमोस्ट 22 से 23 किलोमीटर का हो गया है। देखिए, मंदिर तक जाने के लिए आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं, घोड़े खच्चर से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। घोड़े खच्चर का जो ऑप्शन है उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। किसी को अगर चलने में दिक्कत है, इशू है, तो डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं, मैं उन सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यात्रा कर रहे हो तो पैदल चल के कर लो, नहीं तो हेलीकॉप्टर बुक करवा लीजिए। क्योंकि किसी जानवर को कष्ट देने से आप लोगों को अगर यात्रा का फल प्राप्त हो ऐसे सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। जिनके दर्शन हम करने के लिए जा रहे हैं उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। क्योंकि तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल केदारनाथ धाम में बहुत सारे घोड़े खच्चरों की डेथ होती है। एंड जब हम जाते हैं, मैं 3 साल से लगातार मैं जा रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ वहाँ पे यंग लोग भी घोड़े खच्चर जा रहे हैं तो बहुत बुरा लगता है भाई। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप कैपेबल है, चल सकते हैं, तो पैदल यात्रा करें ना, पैदल यात्रा करके देखिए, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो गाइस, अगर आप बात करें ट्रैकिंग की, जब गौरीकुंड से हम आगे बढ़ते हैं ट्रैकिंग करते हुए तो 1.5 किलोमीटर सफर चलने के बाद, पैदल यात्रा करने के बाद, पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी वो जगह है जहाँ पे आप लोगों को खाने पीने के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ढाबे देखने को मिल जाते हैं, साथ ही फ्री वाईफाई जोन भी है। बट वाईफाई ऐसा काम नहीं करता है, बट हाँ बना रखा है फ्री वाईफाई जोन। अच्छा हाँ, जंगल चट्टी से पहले ही
आपको जब ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे घोड़े खच्चर का स्टैंड देखने को मिलता है जहाँ से आप लोग घोड़े खच्चर बुक करवा सकते हैं। एंड उनका प्राइस रहता है 2,500 रुपये के अराउंड रहता है एक साइड का। सो गाइस, जंगल चट्टी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दो, इस पूरे जर्नी में आपको बहुत सुंदर वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं और नज़ारे और बेहतरीन होते चले जाते हैं। जंगल चट्टी के बाद आती है एक जगह भीमबली। भीमबली वो जगह है जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। एंड साथ ही एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भीमबली से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। एक रास्ता लेफ्ट साइड से स्ट्रेट निकल जाता है और एक राइट साइड से नीचे की तरफ चले जाता है। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो रास्ता राइट साइड से नीचे जाता है, घोड़े खच्चर वहाँ से जाते हैं एंड पैदल यात्रा आगे कंटिन्यू हो जाती है लेफ्ट साइड से। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूँगा कि जो राइट साइड से रास्ता जा रहा है आप लोग उस पर जाइएगा। रीज़न, क्योंकि जो राइट साइड का रास्ता है ना वो ईजी है और सीधा जो स्ट्रेट जा रहा है वो बहुत खड़ी चढ़ाई आती है। और सबसे मेन बात, थोड़ी दूर बाद एक जगह आती है रामबाड़ा, वहाँ पर ये दोनों ही रास्ते मर्ज होने हैं, तो इसलिए राइट साइड का रास्ता लीजिए, खाली मिलेगा प्लस ईजी पड़ेगा। कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दोनों रास्ते एक्सपीरियंस किए उससे बता रहा हूँ। भीमबली के बाद जो रास्ता नीचे जा रहा है राइट साइड में, वहाँ पे जाइएगा। आगे आपको जगह देखने को मिलती है रामबाड़ा। गाइस, रामबाड़ा वो जगह है जहाँ पे आपको आज भी 2013 की डिजास्टर के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से नया रास्ता बनाया गया है और ये दोनों ही रास्ते जो भीमबली में अलग हुए थे वो रामबाड़ा में आके मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद आता है छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस पूरी ही जर्नी में आपको गौरीकुंड से अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हो ना केदारनाथ धाम के लिए, तो 12 से 13 घंटे का टाइम मान के चलिए लगेगा ही लगेगा, इतना तो मान के चलिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली टाइमली आप लोग अपना प्लान करके गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट करिएगा। तो छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, उसके बाद आता है बेस कैंप। और बेस कैंप ऑलमोस्ट मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, रामबाड़ा के आगे जो छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली गई है, भाई मैं डरा ही रहा हूँ, लेकिन ये आती है सबसे मेन जो चैलेंज आता है इस पूरी केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग आप सारी इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कि लास्ट के जो 4 से 5 किलोमीटर ना है, लेकिन ठीक है, इस ट्रैकिंग के बाद जब हम मंदिर के दर्शन करते हैं सारी थकान दूर हो जाती है। ये मैं अपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बेस कैंप्स आते हैं, आपको वहाँ पे कैंप्स देखने को मिलते हैं जिनमें आप लोग स्टे कर सकते हो, जिसका प्राइस 700-800 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। उसके बाद आता है हेलीपैड। मंदिर से सीधा 500 मीटर पहले आपको हेलीपैड देखने को मिलता है। हेलीपैड के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको होटल्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइवेट होटल्स जो है। गवर्नमेंट कॉटेजेस भी वहाँ बने हुए हैं GMVN के, जिनकी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। स्टेज का मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा मंदिर के पास। तो आप लोग ट्रैकिंग करके 12 से 13 घंटे के अंदर आप लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो गाइस, ये तो बात हो गई कि आप लोग मंदिर तक पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं मंदिर में स्टे की। मंदिर के आसपास स्टेज के क्या ऑप्शन रहते हैं। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइम पर और किस सीजन में आप लोग जा रहे हो। अगर आप लोग जा रहे हो बिल्कुल पीक सीजन में, जो कि रहता है जब यात्रा स्टार्ट होती है उसके 1 से 1.5 महीने का टाइम, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। मंदिर के आसपास आपका कोई भी प्राइवेट होटल अगर लेते हो तो एक रूम का वो 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं। हमने जो पे किया है, 3 साल से हम लोग जा रहे हैं, 5 लोगों का हमने हर बार ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपये पर नाइट का दिया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, पीक सीजन में इतना प्राइस रहता है। एंड हाँ, फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा, बहुत काम चला होटल्स रहते हैं और खाने पीने का भी मतलब इतना कुछ खास नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप लोग हेलीपैड से आगे बढ़ते हैं ना, हेलीपैड से थोड़ा सा ही आगे जाते ही आपको GMVN के कॉटेजेस देखने को मिलते हैं, जिनकी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन करा सकते हो। वैसे तो यार देखो, GMVN के कॉटेजेस बहुत जल्दी फुल होते हैं, मतलब जैसे ही बुकिंग विंडो ओपन हुई तुरंत फुल हो जाते हैं। और इसमें GMVN के कॉटेज में एक चीज़ है भी कि ये लोग जो स्वर्गारोहिणी जैसे कि कॉटेज बने, बहुत अच्छे कॉटेज हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक के लिए ही बनाए गए हैं वो, लेकिन वो VIPs के लिए यूज़ करे जाते हैं। एंड बुकिंग अगर आप करना भी चाहो तो आप अनफॉर्चुनेटली आपको वो हमेशा ज़ीरो दिखाता है। तो लकीली अगर आपको मिल जाए तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ज़रूर एक बार। और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी है वो आप लोग कर सकते हैं। उनका खाना बहुत अच्छा है। देखिए, केदारनाथ मंदिर के आसपास जितने भी ढाबे हैं आपको उतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग GMVN के कॉटेजेस की जो कैंटीन बनी हुई है वहाँ पे आप लोग खाना खाएंगे तो 100-125 रुपये की उनकी स्लिप रहती है पर पर्सन, जितना मर्जी खाओ पेट भर के, और खाना भी टेस्टी होता है और हाइजीन भी होता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज, ये तो बात हो गई कि स्टेज की मैंने आपको बता दिया कि मंदिर के पास क्या क्या स्टेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बेस कैंप्स में अगर आप लोग रुकते हो तो कैंप्स में आपको सस्ता पड़ जाता है 700-800 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन उसमें एक सबसे मेजर जो मेरा जो पॉइंट है वो ये कि वॉशरूम,
क्योंकि पब्लिक वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप लोग, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है यूज़ करने में तो आप लोग कर सकते हैं। बेस कैंप्स ईजी पड़ता है, मतलब सस्ता पड़ता है, ईजी के 600 700 800 रुपये पर पर्सन में आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वॉशरूम का थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि वॉशरूम आपको कॉमन मिलते हैं, पब्लिक मिलते हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई, ट्रैकिंग से आप लोग पहुंच सकते हैं, घोड़े खच्चर से आप लोग पहुंच सकते हैं, पालकी से आप लोग पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर से अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे वेबसाइट में मेंशन कर दूंगा। इस वेबसाइट पे जब आप लोग विजिट करोगे, देखिए अभी जिस डेट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सभी से शेयर करूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं सिंपली आपको अभी बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे जब आप लोग विजिट करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, आप वहाँ पे शो कर जाएगा। 4 धाम यात्रा का बेसिकली आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। आपका 4 धाम का एक आईडी बन जाती है। उसके अंदर आपको धाम के नाम आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। उसमें से आपको केदारनाथ धाम सेलेक्ट करके फिर आप लोग किस डेट पे आपको ट्रैवल करना है, उसमें स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, आप लोग वो कर सकते हैं, जिसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगती है और आधार कार्ड लगता है। ईजी है रजिस्ट्रेशन करना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम भी नहीं है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ के साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। देखिए हेलीकॉप्टर से पहले रजिस्ट्रेशन की बात मैंने इसलिए करी थी क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आप लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको बता दूं गाइस, बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड्स भी चलते हैं, तो आप लोग सबसे बचिएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग आप लोग सिर्फ और सिर्फ IRCTC से IRCTC जो रेलवे की वेबसाइट है उनके थ्रू ही करा सकते हैं। वेबसाइट मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप लोग यहाँ विजिट करिएगा। जब भी विंडो ओपन होगी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाती हैं। लास्ट ईयर इन लोगों ने ऐसा किया था कि डायरेक्ट शायद 3 से 4 महीने की इकट्ठे उन्होंने विंडो ओपन करी थी। बट याद रखिएगा जैसे विंडो ओपन होती है 5 से 10 मिनट के अंदर सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो जब भी आपको यात्रा प्लान करनी है पहले से एडवांस में उस चीज़ को रखिएगा कि हमें कब यात्रा प्लान करनी है, रजिस्ट्रेशन करवा के रखिएगा जैसे ही विंडो ओपन होए और बुकिंग के लिए बैठ जाइएगा। प्राइजेज मैं आपको बता देता हूँ। प्राइजेज रहते हैं गुप्त काशी से अगर आप लोग केदारनाथ मंदिर तक की बुक करते हैं तो वो रहती है 7,500 7700 रुपये पर पर्सन की, अराउंड इतना ही रहता है, इसके अराउंड आसपास ही रहेगा। पाटा और सिरसी वाले हेलीपैड से अगर आप लोग बुक करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को पड़ता है 6,000 रुपये के आसपास पड़ती है पर पर्सन की, और इसमें आना जाना इंक्लूड रहता है। तो हेलीकॉप्टर के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराइएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने केदारनाथ धाम की यात्रा से शेयर कर दी हैं। केदारनाथ मंदिर में जब आप लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे दर्शन करिएगा। दर्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे बेस्ट टाइम जो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो है एक अर्ली मॉर्निंग का। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भीड़ जब ज़्यादा होती है तो मंदिर के अंदर क्या मैनेजमेंट जो वहाँ का ये है कि जो बैल रूपी शिव जी का जो पीठ का हिस्सा वहाँ पे प्रकट हुआ है, वहाँ पे अंदर गर्भगृह जिसे बेसिकली बोलते हैं, गर्भगृह में आपको अंदर नहीं जाने देते अगर भीड़ ज़्यादा है तो उसमें क्या करते हो, बाहर से आपको दर्शन करा के मंदिर के अंदर से आप एंटर हुए, आपको गर्भगृह के दर्शन होंगे, वहाँ से आपको ले जाएंगे, मतलब अंदर में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग जा रहे हो, अगर मान लीजिए आप लोग गए पीक सीजन में और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करिएगा, अर्ली मॉर्निंग जो हम करते हैं, बेसिकली हम भी यही करते हैं भाई, हम क्योंकि पीक सीजन में जाते हैं बिगिनिंग में बिल्कुल, तो हम लोग 3 साढ़े 3 बजे उठ के मंदिर के लाइन में लग जाते हैं। लोग तो रात को 2 2 बजे लगना स्टार्ट कर जाते हैं और मंदिर का पाठ 4:30 बजे के आसपास खुलते हैं। तो 7 बजे से पहले जो लोग दर्शन करते हैं उनको गर्भगृह में दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ती है तो फिर गर्भगृह में नहीं जाने देते। अगर आप लोग ऐसे टाइम पे जा रहे हो जब भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको गर्भगृह में दर्शन हो जाएंगे। आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी होंगी, कैसे पहुंचना है, ट्रैवल डिटेल्स, स्टेज के ऑप्शन और रूट और रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर बुकिंग और आपका किस तरीके से आपको दर्शन प्लान करना चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, दर्शन करने के बाद केदारनाथ मंदिर में ऊपर 1.5 किलोमीटर भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और वहाँ से आप लोग जब पहुँचेंगे, ईजी है, 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, जब 20-22 किलोमीटर चल लो फिर 1.5 किलोमीटर तो ठहर के आइए। भैरव बाबा के मंदिर पे दर्शन, ऐसा कहते हैं किसी भी धाम पे अगर जा रहे हैं तो भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करे बिना यात्रा अधूरी रहती है। प्लस वहाँ से व्यू भी केदारनाथ वैली का बहुत सुंदर आता है। तो गाइज ये वीडियो थी केदारनाथ धाम से रिलेटेड, केदारनाथ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड।
आने वाले दिनों में मैं और भी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो डेफिनेटली आप सभी से शेयर करूंगा। प्लस ट्रैवल प्लान भी करेंगे भाई केदारनाथ यात्रा का। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करके कांटेक्ट कर लीजिए। साथ मिलके प्लान करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर साल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई और सुंदर सी जगह के साथ। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार।